हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लॉजिकल एकेडमी। बच्चों, आज है हमारी वीडियो नंबर 46 और आप सब जानते हो जो हमारी लास्ट वीडियो थी जो मैंने कल बनाई थी बच्चे, उसमें वॉइस की, ऑडियो की थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी। तो आज इस वीडियो को मैं अगेन शूट कर रहा हूं। बच्चों, जो आपने कल वीडियो मिस कर दी है उसी को मैं आज बनाने वाला हूं, यानी आपका कुछ भी मिस नहीं हुआ। बेटा, आप सब जानते हो हम सब टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, है ना। टेक्नोलॉजी के जहां बेनिफिट्स हैं वहीं कुछ ना कुछ नुकसान भी। बेटा, कल एक टेक्निकल एरर आया जिसकी वजह से मुझे पूरी वीडियो आज अगेन शूट करनी पड़ रही है। एंड बच्चे, एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं। बच्चे, होता क्या है, एक वीडियो बनाने के अंदर एक टीचर के बहुत एफर्ट्स लगते हैं। जैसे ही वो वीडियो खराब हो जाए या कोई भी उसमें टेक्निकल एरर आ जाए तो बेटा उसके बाद अगेन वीडियो शूट करने का मन ही नहीं करता। इसलिए कल आपको कोई क्लास नहीं दी थी बेटा। आज आपकी नेक्स्ट क्लास है, तो एक तरह से आपने 45 वीडियो देख रखी है, उसकी सीरीज में ही उसको कंटिन्यू करते ही आज हम 46 वीडियो को करने वाले हैं। ओके, ठीक है बच्चों, आज हम क्या पढ़ेंगे मैं आपको बताता हूं। जर्नल एंट्री का लास्ट टॉपिक जिसका नाम है रिबेट। हम आज पहले रिबेट को पढ़ेंगे कि रिबेट क्या होता है, क्या इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है। बहुत ही सिंपल इजी सा टॉपिक है, इवन आप कर भी चुके हो, बस किसी और नाम से किया है आपने। आई होप इतनी बात आपको क्लियर है। ओके, सेकंड थिंग बच्चे, एक और इंपॉर्टेंट बात, उसके बाद आपको होमवर्क दिया था सारे इलस्ट्रेशंस, जर्नल एंट्री के इलस्ट्रेशन 21 तक आपका होमवर्क था, उसके डाउट्स भी मैं आज लेने वाला हूं। कुछ बच्चों ने कॉल पे मुझे कॉल किया और डाउट्स ले लिए, कुछ बच्चों ने स्पेशल लाइव क्लासेस कंडक्ट कराई, उसमें डाउट्स ले लिए। पर बेटा, जो बच्चे ऑलरेडी डाउट ले चुके हैं, जिनको इलस्ट्रेशन 1 से 21 में कोई डाउट नहीं है, उन बच्चों को भी आज की वीडियो देखना कंपलसरी है। बेटा देखो, एक बार आपने डाउट मुझसे समझ लिए, इसका मतलब आप सब इंटेलिजेंट बन गए। उसी चीज को दोबारा समझने से आप सब एक्सपर्ट बन जाओगे। और हमें बच्चे सिंपल इंटेलिजेंट नहीं बनना, हमें एक्सपर्ट बनना है। तो बेटा, आज की वीडियो आपने शुरू से लेके एंड तक देखनी है। ऐसा ना हो कि रिबेट टॉपिक खत्म आपने वीडियो बंद कर दी। जो भी ऐसा करेगा उसका नुकसान होगा। और मैं जानता हूं मेरे कुछ ओबीडिएंट स्टूडेंट हैं जो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेंगे कि वो रिबेट के बाद वीडियो को क्लोज कर दें। तो बच्चे, आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, ऑर्डर, आप कुछ भी इसको समझो, पर बेटा आज की वीडियो आपको कंप्लीट देखनी है। उसके बाद कोई क्वेश्चन आपको दोबारा करने का मन करे आप कर सकते हो, कोई भी डाउट हो कॉल करो, मैसेज करो। आइए बच्चे, आज हमारा टॉपिक है रिबेट। इस टॉपिक को हम आज शुरू करते हैं। ठीक है बच्चे, रिबेट होता क्या है आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी। रिबेट इज अ टाइप ऑफ डिस्काउंट। बच्चे, रिबेट डिस्काउंट एक ही बात है। डिस्काउंट की अलग अलग टाइप्स हैं, जैसे ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट एंड रिबेट। रिबेट इज ऑल्सो एन पार्ट ऑफ डिस्काउंट। बच्चे, रिबेट का मतलब भी क्या होता है? छूट। देखो जी, जब हम सेल को इंक्रीज करने के लिए डिस्काउंट देते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट। बेटा, जब हम कैश रिसीव करने के लिए डिस्काउंट देते हैं, दैट इज कॉल्ड कैश डिस्काउंट। और इन दोनों रीजन के अलग, इनके अलावा अगर हम डिस्काउंट दें, दैट इज कॉल्ड रिबेट। यानी से हम जो डिस्काउंट दे रहे हैं वो सेल इंक्रीज करने के लिए नहीं दे रहे, कैश रिसीव करने के लिए नहीं दे रहे। इन दोनों रीजंस के अलावा कोई रीजन है,
उसके लिए दिया गया डिस्काउंट रिबेट कहलाता है। मतलब अगर हम सेल को इंक्रीज करने के लिए डिस्काउंट देंगे, दैट इज ट्रेड डिस्काउंट। कैश को रिसीव करने के लिए डिस्काउंट देंगे, दैट इज कैश डिस्काउंट। और अगर हम किसी और रीजन के कारण डिस्काउंट दे रहे हैं या डिस्काउंट ले रहे हैं तो बच्चे उसे रिबेट कहा जाता है। एक बच्चा कहता है सर कोई एग्जाम्पल दो, रिबेट का कोई एग्जाम्पल दो। ओके बेटा, आप एग्जाम्पल सुनना चाहते हो, सुनो। बच्चे सपोज करो मेरी एक रिटेलर की शॉप है, ठीक। मैं होलसेलर से सामान बाय करता हूं, होलसेलर से गुड्स बाय करता हूं एंड कस्टमर को सेल कर देता हूं, पब्लिक में सेल कर देता हूं, ठीक है। बच्चे देखो, मैं होलसेलर के पास गया, होलसेलर ने मुझे बोला कि सर मार्केट में एक नया प्रोडक्ट आया है, सपोज करो शैम्पू है। होलसेलर ने मुझे बोला कि भैया मार्केट में एक न्यू शैम्पू आया है, आप इसको लेके जाओ और कस्टमर को दो। अब बच्चे नया प्रोडक्ट मैं कैसे ले लूं होलसेलर से? सपोज करो मैंने कोई प्रोडक्ट लिया और वो अच्छा ना हुआ तो बेटा वो मेरा सेल नहीं होगा ना, हाँ या ना? तो बेटा मैंने होलसेलर को मना कर दिया कि भैया मैं न्यू प्रोडक्ट का रिस्क नहीं लूंगा। तो बच्चे होलसेलर ने क्या किया? होलसेलर ने मुझे एक शैम्पू एज एन सैंपल दे दिया। होलसेलर ने एक शैम्पू मुझे सैंपल के रूप में दे दिया, एज एन गिफ्ट मुझे दे दिया। होलसेलर ने कहा कि आप शैम्पू नहीं खरीदना चाहते मत खरीदो, आप ऐसा करो ये शैम्पू ले जाओ फ्री में और इसको पहले खुद घर में यूज करो। अगर आपको लगा कि शैम्पू अच्छी क्वालिटी का है तो आप मुझसे बाय कर लेना, अगर आपको लगता है शैम्पू अच्छा नहीं है तो बाय मत करना। अब देखो, बीइंग अ रिटेलर मेरा कोई नुकसान नहीं है, मुझे फ्री में एक शैम्पू मिल रहा है, मैंने बोला दे दो। बच्चे मैं शैम्पू ले आया और घर में लाके उसको यूज करना शुरू किया। मुझे शैम्पू बहुत पसंद आया, मैंने अपनी वाइफ, अपने बच्चों को दिया, अपने फैमिली मेंबर्स को दिया, सबको ये शैम्पू पसंद आया। तो बच्चे अगर मुझे इतना पसंद आ रहा है तो बट ऑब्वियस मेरे कस्टमर को भी पसंद आएगा। तो बच्चे नेक्स्ट डे मैं होलसेलर के पास गया और मैंने उससे पूछा कि भैया आपका शैम्पू बहुत अच्छा था, मुझे बताओ उस शैम्पू का प्राइस क्या है? होलसेलर ने कहा एक शैम्पू की कॉस्ट है कितनी? 100 रुपीज। मैंने बोला ओके। मैंने बच्चे 100 पीस बाय कर लिए, होलसेलर से 100 पीस परचेज कर लिए। तो एक पीस 100 का था तो 100 पीस कितने के होंगे? 10,000 रुपीज की मैंने परचेज कर ली, ठीक है। मैं बच्चे खरीद के शैम्पू ले आया, मेरे पास शैम्पू आ गए। अब बच्चे वो शैम्पू मैंने कस्टमर को सेल करने शुरू किए। बेटा जब मैं कस्टमर को शैम्पू सेल कर रहा था तो मैंने सबको बोला कि आप शैम्पू यूज करके बताओ आपको कैसा लगा। तो बच्चे पहले एक कस्टमर आया, 2 कस्टमर के रिव्यू बहुत ज्यादा खराब थे। कस्टमर ने बोला कि भैया आपका जो शैम्पू है वो अच्छी क्वालिटी का नहीं है, घटिया शैम्पू है। बच्चे मैं हैरान हो गया, मैंने खुद ही शैम्पू टेस्ट किया है, बहुत बढ़िया सैंपल था। बच्चे मुझे कस्टमर की बात पे यकीन नहीं हुआ, तो जो मेरे पास शैम्पू पड़े हैं ना, मैंने बच्चे वो खुद अपने घर पे जाके अगेन यूज किए। और बच्चे वो शैम्पू जो 100 पीस में लेके आया था वो बच्चे सच में अच्छे नहीं थे, वो घटिया क्वालिटी के थे। मतलब जो मुझे सैंपल दिया गया वो बहुत अच्छी क्वालिटी का था, पर जब मैंने परचेज किए तो उसने घटिया क्वालिटी का, पुअर क्वालिटी के गुड्स मुझे दे दिए, ठीक है बच्चा। अब हुआ क्या, जब मैंने शैम्पू परचेज किए थे, सपोज करो राम से परचेज किए थे, मैंने क्या एंट्री की? परचेज अकाउंट डेबिट 10,000 की परचेज की टू राम अकाउंट। हाँ जी,
बच्चे राम से 10,000 के शैंपू परचेज किए थे, पर बेटा राम ने मेरे साथ चीटिंग की, उसने मुझे पुअर क्वालिटी के गुड्स दे दिए। अब मुझे एक बात बताओ, जब राम को मैं पैसे देने जाऊंगा, क्या राम को मैं पूरे 10,000 रुपए दूंगा? अरे भैया, जो 10,000 का रेट था वो तो अच्छी क्वालिटी के शैंपूज का था। आज मेरे पास जो शैंपू आया है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो बेटा मैं उसको 10,000 रुपीज नहीं दूंगा। मैं राम के पास गया, मैंने राम को बोला कि भैया आपने मुझे घटिया क्वालिटी के प्रोडक्ट दिए हैं, मैं आपको 10,000 रुपए नहीं दूंगा। तो बेटा राम ने क्या बोला? राम ने बोला सॉरी सर, मुझे नहीं पता कि आपके पास पुअर क्वालिटी के गुड्स चले गए। तो राम ने मुझे कहा ऐसा करो, आप 10,000 की जगह मुझे 8,000 रुपए दे दो। राम ने 2,000 का डिस्काउंट दे दिया। बच्चे मुझे बताओ, जो राम ने मुझे डिस्काउंट दिया है, क्या वो कैश रिसीव करने के लिए दिया है या सेल बढ़ाने के लिए दिया है? नहीं बच्चे, ना कैश रिसीव करने के लिए दिया, ना सेल बढ़ाने के लिए दिया। राम ने जो मुझे डिस्काउंट दिया है वो इसलिए दिया है क्योंकि बच्चे उसकी जो गुड्स थी वो पुअर क्वालिटी की थी। राम ने बोला कि भैया आपके पास घटिया गुड्स गई हैं तो कम पैसे दे दो। तो बच्चे जो ये 2,000 का डिस्काउंट है ना, दैट इज कॉल्ड रिबेट। राम ने मुझे 2,000 की रिबेट दे दी, 2,000 की छूट दे दी। जो ये रिबेट मिली है ये कैश रिसीव करने के लिए नहीं मिली, सेल इंक्रीज करने के लिए नहीं मिली, ये मिली है गुड्स की पुअर क्वालिटी की वजह से। तो बच्चे जब मैं राम को पे करूंगा तो मैं 10,000 देने थे, मैं उसको 8,000 रुपए दूंगा। तो बच्चे लायबिलिटी मेरी सारी खत्म हो जाएगी। इधर देखो, राम अकाउंट डेबिट, लायबिलिटी खत्म, 10,000 टू कैश कितना दूंगा जी? मैं कैश दूंगा 8,000। बाकी बच्चे रिबेट हो गई। रिबेट क्या होता है? रिबेट मेरा बेनिफिट है। अच्छा मुझे बताओ, रिबेट लॉस होता है या प्रॉफिट? इनकम है या गेन? सॉरी, इनकम है या लॉस? वेरी गुड, रिबेट दोनों। रिबेट इनकम भी हो सकती है, लॉस भी हो सकता है। अगर रिबेट मुझे मिल रही है तो मेरे लिए प्रॉफिट है, अगर रिबेट मैं दे रहा हूं तो मेरे लिए लॉस है। तो बच्चे रिबेट प्रॉफिट भी हो सकता है, रिबेट लॉस भी हो सकता है। इस केस में रिबेट मुझे मिली है तो बच्चे क्या है? ये मेरा प्रॉफिट। आई होप इतनी बात आपको समझ आई है। अच्छा, सेल के केस में देखते हैं रिबेट की क्या एंट्री होगी। बच्चे सेम जैसे डिस्काउंट डेबिट होता है, डिस्काउंट क्रेडिट होता है, सेम ट्रीटमेंट है इसका भी। अगर रिबेट मिली तो क्रेडिट कर दो, अगर रिबेट हम दे रहे हैं, अलाउ कर रहे हैं तो हमारा नुकसान है। बच्चे मैंने सेल की, सपोज करो मैंने सेल की शाम को, तो क्या एंट्री होगी? शाम अकाउंट डेबिट टू सेल 10,000 की। शाम से 10,000 लेने हैं। शाम ने मुझे बोला कि भैया जो गुड्स आपने मुझे दी हैं वो पुअर क्वालिटी के हैं। तो शाम बच्चे कहता मैं पूरे पैसे नहीं दूंगा। मैंने बोला कोई बात नहीं। शाम को बोला कि आप कम पैसे दे दो। तो बच्चे अब रिबेट मैं दे रहा हूं, मुझे कैश कितना मिला? 8,000। शाम को मैंने डिस्काउंट दे दिया। सर दोबारा देखो बच्चे, शाम को मैंने सेल किया 10,000 का सामान। जब शाम के पास सामान गया तो शाम ने बोला भैया क्वालिटी अच्छी नहीं थी तो मैं आपको पूरे 10,000 नहीं दूंगा। मैंने कहा हाँ, अगर क्वालिटी अच्छी नहीं थी कोई बात नहीं, ऐसा कर तू मुझे 10,000 की जगह 8,000 दे दे, 2,000 की मैं तेरे को छूट देता हूं, 2,000 की मैं तेरे को रिबेट देता हूं। बच्चे मुझे बताओ, जो ये मैं 2,000 का डिस्काउंट दे रहा हूं, क्या इससे मेरी सेल इंक्रीज हो रही है? नहीं, सेल तो हो चुकी है। क्या इससे मैं कैश रिसीव कर रहा हूं? नहीं, कैश तो देने के लिए वो तैयार है। मैं उसको डिस्काउंट इसलिए दे रहा हूं क्योंकि गुड्स, जो हमारी गुड्स थी उसकी क्वालिटी घटिया थी। तो बच्चे जो डिस्काउंट कैश रिसीव करने के लिए ना हो, सेल को बढ़ाने के लिए ना हो, वो होती है रिबेट। तो बच्चे अब रिबेट मैं दे रहा हूं, मेरा लॉस है। 10,000 लेने थे, शाम से 8,000 आ गए, 2,000 का नुकसान हो गया। टू शाम अकाउंट 10,000।
ठीक है जी, सारी एसेट खत्म हो गई। 10,000 लेने थे, 2,000 का डिस्काउंट दिया, रिबेट दी, डेबिट हो गया। ये था बच्चे रिबेट। अब बच्चे बोलते हैं सर अगर जीएसटी हो तब क्या करना है? अरे बेटा बहुत सिंपल है, जीएसटी के केस में भी देख लो बच्चे। चलो जी, सपोज करो बच्चे मैंने सेल की, शाम को सेल की, शाम अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, 10,000 की सेल की, इसके ऊपर जीएसटी था, टू आउटपुट जीएसटी अकाउंट। सपोज करो 10% जीएसटी था, तो कितना आ गया? 1,000। मैंने शाम से 11,000 रुपए लेने हैं, 11,000 रुपए लेने हैं। पर बच्चे सेल करने के बाद मुझे पता चला जो मैंने गुड्स उसको दे दी हैं वो पुअर क्वालिटी की दे दी हैं। अब बच्चे वो मेरा रेगुलर कस्टमर है तो मुझे कुछ ना कुछ उसके लिए करना होगा। तो मैंने राम को बोला कि भैया 2,000 मैं तुझे रिबेट देता हूं। तो बच्चे जब मैं 2,000 की सेल वैल्यू कम कर रहा हूं, 2,000 की रिबेट कर रहा हूं, तो बच्चे क्या एंट्री होगी? देखो, रिबेट अकाउंट डेबिट कितने की? बच्चे 2,000 का। मैं उसको बोल रहा हूं कि 2,000 कम दे दियो, 2,000 की रिबेट। तो बच्चे 10,000 में से 2,000 की रिबेट दे दी, तो इसके ऊपर लगने वाला जीएसटी भी कैंसिल हो जाएगा। क्योंकि बच्चे मैंने पैसे 10,000 नहीं लेने, कितने लेने हैं? मैं बोल रहा हूं 10,000 के सामान के 8,000 दे दियो, तो बच्चे मैं जीएसटी भी 8,000 पे ही लगाऊंगा। अभी मैं 10,000 पे लगा चुका हूं, तो 2,000 कैंसिल कर रहा हूं, तो 2,000 पे जीएसटी भी कैंसिल कर दूंगा। तो जीएसटी का बैलेंस क्रेडिट होता है, जब मैं कैंसिल करूंगा तो डेबिट। आउटपुट जीएसटी अकाउंट डेबिट, इसके ऊपर जीएसटी भी कैंसिल हो जाएगा, 10% 200 रुपए टू शाम अकाउंट। यह सिर्फ रिबेट की एंट्री, ठीक है। और जो बचा हुआ पैसा है, 11,000 लेने थे, 2,200 का माफी दे दी उसको, जो बचा अमाउंट है वो मैं उससे रिसीव कर लूंगा। अगर आपने रिसीव की एंट्री करनी है तो कर देना कैश अकाउंट डेबिट टू शाम अकाउंट। 11,000, 9,000, 8,800 कैसे आया ये? 11,000 लेने थे, 2,200 कैंसिल कर दिया। तो बच्चे कहने का मतलब देखो, यहां तक सबको समझ आती है, सेल और जीएसटी जितनी मैं रिबेट दूंगा उसके ऊपर जीएसटी भी कैंसिल करना होगा। सर क्यों? देखो बच्चे, अगर मैं 10,000 की सेल कर रहा हूं तो जीएसटी 10,000 के ऊपर लगाऊंगा। जब उसमें से 2,000 कैंसिल कर दिए, मैंने बोला कि 2,000 की गुड्स के पैसे मत दियो, रहने दे, तो उसके ऊपर मैं जीएसटी भी नहीं लूंगा। बच्चे जीएसटी भी मुझे कैंसिल करना पड़ेगा। रिबेट अकाउंट डेबिट, उसके ऊपर जीएसटी भी डेबिट हो गया टू श्याम अकाउंट। आई होप ये बात आपको समझ आई है। ठीक है जी, चलो जी, सारे बच्चे एक इलस्ट्रेशन निकाल लो। आई थिंक रिबेट का एक पॉइंट है, आप उसको निकाल लो। हाँ जी बेटा, जल्दी जल्दी, शाबाश। कौन सा पेज नंबर है राजे? हाँ जी, हाँ जी, पेज नंबर 8.55, इलस्ट्रेशन नंबर 18। सारे बच्चे निकाल लो। पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4, अंजन अ कस्टमर टू whom goods were sold। अंजन एक कस्टमर था, मैंने जिसको पहले सामान बेचा था, अंजन को मैंने सेल किया था, तो अंजन से पैसे लेने हैं। हाँ जी, was allowed rebate of 2,000। बच्चे जो पैसे मैंने अंजन से लेने थे उसके ऊपर मैं उसको 2,000 की रिबेट दे रहा हूं। क्यों दे रहा हूं? बिकॉज दे वर ऑफ पुअर क्वालिटी। जो गुड्स मैंने अंजन को सेल किए थे उनकी पुअर क्वालिटी थी, इसलिए मैंने अंजन को 2,000 की रिबेट दी। तो बच्चे रिबेट मैं दे रहा हूं, रिबेट अलाउ कर रहा हूं, तो बच्चे ये मेरा नुकसान है, इसलिए रिबेट हो जाएगा डेबिट। क्या इसके ऊपर जीएसटी है? हाँ जी, दीज गुड्स वर सोल्ड चार्जिंग सीजीएसटी एसजीएसटी 9% ईच। तो बच्चे रिबेट
मैं रिबेट दे रहा हूं, अंजन से पैसे लेने हैं, मैंने अंजन को बोला कि आप 2000 कम दे देना, तो मेरा नुकसान हो गया। तो बच्चे क्या एंट्री होगी, रिबेट अकाउंट डेबिट 2000 रुपए। बच्चे जब मैं 2000 के पैसे कम कर रहा हूं तो उसके ऊपर मुझे जीएसटी भी कैंसिल करना पड़ेगा। हाँ जी, आउटपुट कौन सा, SGST, आउटपुट CGST 9% ईच। टू अंजन, मेरी इतनी एसेट खत्म हो गई। देखो बेटा, रिबेट का मतलब क्या है, जो मैंने सेल किया था, सपोज करो जितने का भी सेल किया था, मैं उसको बोलता हूं कि भैया मेरी गुड्स खराब थी तो 2000 तक की तेरे को माफी, हाँ है ना। तो जब मैं 2000 का डिस्काउंट दे रहा हूं, रिबेट दे रहा हूं, तो उसके ऊपर मैं जीएसटी भी नहीं चार्ज कर सकता, मुझे वो भी कैंसिल करना होगा। तो रिबेट मेरा लॉस है, डेबिट हो गया, उसके ऊपर अगर जीएसटी है तो वो भी डेबिट होगा। टू अंजन। होप सो ये पॉइंट सबको समझ आया है। अगर किसी को भी डाउट है इस पॉइंट में तो बच्चे कॉल कर लेना आज ही, ठीक है जी। आइए बच्चों, अब आपके कुछ डाउट्स लेते हैं, इलस्ट्रेशंस निकाल लीजिए जिसमें आपके डाउट्स हैं। मैं बताता हूं बच्चे आपको किस किस पॉइंट में डाउट है। ओके बच्चे, इलस्ट्रेशन नंबर 14 पॉइंट नंबर 4 इसको करते हैं बच्चे। कहते हैं सोल्ड गुड्स टू अजय 50,000 प्लस CGST SGST 9% ईच, अलाउिंग 10% ट्रेड डिस्काउंट, 2% कैश डिस्काउंट, हाफ ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड बाय चेक। जो पैसे मैंने लेने हैं, सेल की है, पैसे लेने हैं, हाफ पैसे मुझे तुरंत मिल गए, इमीडिएटली मिल गए, और जो हाफ थे वो उधार हो गया। आइए बच्चे इसको देखते हैं। सेल प्राइस कितना है मेरा, इलस्ट्रेशन नंबर हम कर रहे हैं 14। सेल प्राइस कितना है, सेल प्राइस है बच्चे 50,000। उसके ऊपर जीएसटी कितना है, जीएसटी है बच्चे 9% ईच, यानी 2 जीएसटी हैं। अलाउइंग 10% ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट कितना दे रहे हैं, ट्रेड डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं 10%। कैश डिस्काउंट कितना है बच्चे, 2% कैश डिस्काउंट, एंड हाफ ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड बाय चेक। हाफ अमाउंट हमें मिल गया, मतलब हाफ अभी नहीं मिला, हाफ हो गया उधार, क्रेडिट। ठीक है जी। बच्चे मुझे बताओ, सबसे पहले जीएसटी लगता है, ट्रेड डिस्काउंट लगता है, कैश डिस्काउंट लगता है। एक बात याद रखना, जब भी क्वेश्चन में ट्रेड डिस्काउंट गिवन हो तो बच्चे सबसे पहले हम ट्रेड डिस्काउंट माइनस करते हैं, हमारे पास न्यू सेल प्राइस आ जाता है। तो बच्चे सेल प्राइस कितना है 50,000, इसके ऊपर लगा दो ट्रेड डिस्काउंट 10% माइनस ट्रेड डिस्काउंट 50,000 का 10%, दैट इज 5,000। बच्चे ये मेरा आ गया न्यू सेल प्राइस। बच्चे मैंने 50,000 की गुड सेल की 10% ट्रेड डिस्काउंट पे, यानी सेल प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस हो जाएगा, मैंने 45,000 में सेल की। समझ आ गई बच्चे, हमें सबसे पहले न्यू सेल प्राइस निकालना है, तो ओल्ड सेल प्राइस का अब काम खत्म हो गया। ये सेल प्राइस आ गया, तो बच्चे मेरी सेल कितनी है, 2 सेल। कितने की सेल की बच्चे, 45,000 की सेल हुई है। अच्छा जी, सेल के ऊपर लगता है जीएसटी। अब मुझे बताओ, जो जीएसटी है वो 50,000 के ऊपर लगेगा या 45? बेटा ओल्ड सेल प्राइस खत्म, अब उसका कुछ नहीं करना, हमारा एक्चुअल सेल प्राइस है 45,000, इसके ऊपर ही जीएसटी लगेगा, यानी जीएसटी लगेगा न्यू सेल प्राइस पे। टू आउटपुट SGST, टू आउटपुट CGST अकाउंट। 45,000 का 9% कितना आ जाएगा ये बच्चे, ये आ जाएगा 4050।
40504050। ठीक है बच्चे, याद रखना जीएसटी कभी भी ओल्ड सेल प्राइस पे नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि बच्चे जब भी क्वेश्चन में ट्रेड डिस्काउंट होता है ना, तो सबसे पहले हम न्यू सेल प्राइस निकालते हैं, और न्यू सेल प्राइस का मतलब क्या है? ओल्ड प्राइस की कोई वैल्यू नहीं है। अब सारा क्वेश्चन इससे चलेगा। तो न्यू सेल प्राइस हो गया 45,000, इसके ऊपर जीएसटी लग गया। ठीक है बच्चे, कितने पैसे लेने हैं? मैंने इतने पैसे लेने हैं 45,000 सेल के, उसके ऊपर जीएसटी। टोटल मैंने कितना लेना है? 45,000 8,100 बच्चे मैंने टोटल कितने लेने हैं? 53,100। ओके सर, अब क्या बोलता है बच्चे? रिसीव्ड हाफ ऑफ द अमाउंट बाय कैश एंड बैलेंस हाफ ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड बाय चेक इमीडिएटली। बच्चे 53,100 लेना है, इसका हाफ मुझे मिला है, 50% मुझे मिल गया। ओके, तो बच्चे 5310 का हाफ यही होता है। कितना आएगा बच्चे? ये हाफ आपका आ जाएगा 26,550, 26,550, 26,550 रुपीज। बच्चे हाफ मुझे रिसीव हो गया, और हाफ 53,100 लेने थे, इसमें से 26,550 रिसीव हो गया, बाकी बच्चे 26,550 उधार क्रेडिट हो गया। अभी ये पैसे मैंने लेने हैं। हाँ जी, ठीक है बच्चे। अच्छा बच्चे, क्या इस क्वेश्चन में कैश डिस्काउंट है? हाँ जी सर। बेटा मुझे बताओ, कैश डिस्काउंट कैश के ऊपर लगता है या उधार के ऊपर लगता है? आप सब जानते हो कैश डिस्काउंट क्यों दिया जाता है। कैश को रिसीव करने पे जब डिस्काउंट देते हैं उसको बोलते हैं कैश डिस्काउंट। तो बेटा मुझे बताओ, मुझे कितना पैसा मिल रहा है? मुझे लेना था 53,100, 53,100। ध्यान से देखो, मुझे कितना लेना है? 53,100 रुपीज मुझे लेने हैं। इसमें से कितना मिल रहा है? 26,550 ये मुझे मिल रहा है, और मेरा क्रेडिट कितना है? उधार कितना है? 26,550 उधार है। तो बच्चे जो पैसा मुझे कैश में मिल रहा है उसके ऊपर मैं डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट हमेशा उसके ऊपर होता है। तो कैश डिस्काउंट कितना है? 2%। वो हाफ पेमेंट मुझे देने के लिए तैयार है, तो मैं हाफ के ऊपर ही उसको डिस्काउंट दूंगा। तो बच्चे कैश डिस्काउंट कितना आ जाएगा? 531। बच्चे इतना पैसा मैंने उसे कैश लेना है, कैश मिल रहा है 26,550, इसमें से 531 ये मैंने डिस्काउंट दे दिया, तो मुझे नेट कितना पैसा मिलेगा? 26,019 रुपीज मुझे मिलेंगे। तो बच्चे कितना पैसा आया मेरे को बैंक के थ्रू? बैंक अकाउंट डेबिट। वो कहता हाफ में दे दूंगा, हाफ मतलब इतना, उसके ऊपर मैंने डिस्काउंट दे दिया इतना। तो बच्चे कितना पैसा बचा? 26,119। डिस्काउंट मेरा लॉस हो गया बच्चे। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट कितना? 531। और जो बचा है बाकी क्या है? उधार। उधार उधार बच्चे पार्टी का नाम आ जाएगा। क्या है पार्टी का नाम? अजय। अजय को सेल किया ना, तो अजय से हाफ पेमेंट लेनी है। कितनी बच्चे? 26,550 रुपीज। आई होप ये आपको समझ आया होगा। बच्चे देखो, इसमें सिर्फ एक पॉइंट मेन है। वो क्या पॉइंट है कि कैश डिस्काउंट किस अमाउंट के ऊपर लगेगा। एक बात हमेशा याद रखो, कैश डिस्काउंट कभी भी क्रेडिट के ऊपर नहीं लगता, उधार के ऊपर नहीं लगता। कैश डिस्काउंट ऑलवेज कैलकुलेट ऑन कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट, सिर्फ कैश के ऊपर लगता है। तो टोटल मैंने लेने थे 53,100, इसमें से हाफ उधार है, हाफ कैश है। जो उधार है उसके ऊपर डिस्काउंट नहीं है,
उधार मैंने हाफ अजय से लेना है। जो बचा हाफ, कितना बचा 26550, जो बचा है इसके ऊपर डिस्काउंट दे दिया, डिस्काउंट डेबिट हो गया और डिस्काउंट माइनस करके मेरे को पेमेंट मिल गई। होप सो ये क्वेश्चन आपको समझ आया। ठीक है बच्चे, ये क्वेश्चन आप सबको समझ आ गया होगा। ओके अच्छा बच्चे, इसी इलस्ट्रेशन का पॉइंट नंबर 3 देखो। कुछ नालायकों को पॉइंट नंबर 3 में भी डाउट है। मैं पूरा नहीं कराऊंगा, हल्का सा हिंट दूंगा। कहते सोल्ड गुड्स टू अनिल 20,000, फिर CGST IGST 10% ट्रेड डिस्काउंट, 3% कैश डिस्काउंट, रिसीव्ड हाफ ऑफ द अमाउंट बाय कैश एंड हाफ बाय चेक। कुछ भी उधार नहीं है, आधा पैसा चेक के थ्रू मिल गया, आधा पैसा कैश के थ्रू मिल गया, कुछ भी उधार नहीं है। तो बच्चे क्या होगा, सेल प्राइस गिवन है, सबसे पहले इसमें से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करो, आपके पास आ जाएगा न्यू सेल प्राइस, उसके ऊपर GST लगाओ, टोटल अमाउंट आ गया। अब बच्चे मुझे बताओ कैश डिस्काउंट किसके ऊपर लगेगा, हाफ के ऊपर या कंप्लीट के ऊपर? कैश डिस्काउंट उस अमाउंट के ऊपर लगता है जो हमें रिसीव हो चुका है या जो रिसीव हो रहा है, उधार के ऊपर कैश डिस्काउंट नहीं लगता। तो बेटा इस क्वेश्चन में वो कहते हैं रिसीव हाफ ऑफ द अमाउंट बाय कैश एंड बैलेंस हाफ बाय चेक। बच्चे सारा का सारा पैसा मिल गया, कुछ कैश में मिल गया, कुछ बैंक के थ्रू मिल गया, कुछ भी उधार नहीं है, सारा पैसा मिल गया, तो टोटल अमाउंट के ऊपर डिस्काउंट कैलकुलेट होगा। टोटल अमाउंट जितना पैसा लेना है सेल प्लस GST उसके ऊपर लगेगा कैश डिस्काउंट। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ भी उधार नहीं है। होप सो ये पॉइंट आपको समझ आया होगा। उसके बाद भी डाउट है तो कॉल कर लेना, डाउट मैं ले लूंगा। नेक्स्ट बच्चे, अच्छा इलस्ट्रेशन नंबर 14 पॉइंट नंबर 5। इसको करने से पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं बेटा। बच्चे मुझे बताओ, बच्चे कोई चीज मैंने 5,000 की परचेज की, 5,000 की मैं परचेज कर रहा हूं, क्या मैं उसको 5,000 की सेल करूंगा? जितने की परचेज कर रहा हूं, जितने की मुझे कॉस्ट पड़ रही है, क्या मैं उतनी ही सेल कर दूंगा? नहीं। मैं अगर 5,000 की परचेज कर रहा हूं, अगर मेरा परचेज प्राइस 5,000 है, मेरी कॉस्ट 5,000 है, तो मैं उसमें प्रॉफिट ऐड करूंगा। सपोज करो 1,000 रुपीज प्रॉफिट ऐड कर दिया, तो मैं उसको सेल करूंगा 6,000 की। यानी सेल प्राइस कैसे निकलता है, जो मैंने परचेज किया उसकी कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेल प्राइस। हाँ है ना बच्चे? सेल प्राइस कैसे निकलता है, सब बच्चे समझ लो, परचेज प्राइस प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेल प्राइस। हाँ है ना? कोई चीज मैंने 5,000 की परचेज की, परचेज प्राइस या कॉस्ट प्राइस सेम होता है। जितने की मैं परचेज कर रहा हूं मतलब मुझे उतनी कॉस्ट पड़ रही है। 5,000 की परचेज की, सपोज करो इसके ऊपर 10% प्रॉफिट है, 10% प्रॉफिट कितना हो गया 500। तो बच्चे मैं कितने की सेल करूंगा 5,500 की। तो ये है मेरा सेल प्राइस की, मैंने इतने की सेल कर दी। कैसे आता है सेल प्राइस? परचेज प्राइस प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेल प्राइस। ठीक है जी। हाँ जी, कहता है सोल्ड गुड्स, इलस्ट्रेशन 14 पॉइंट नंबर 5, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹40,000 to Anil against a current dated check at a profit of 25% on cost less 20% trade discount GST cash discount। बच्चे घूम गए, सर ये क्या गिवन है? अब इसको आराम से पढ़ते हैं। वो कहते हैं सोल्ड गुड्स, जो हमने गुड्स सेल की, कॉस्टिंग ₹40,000। ये 40,000 क्या है? ये परचेज प्राइस है या सेल प्राइस है? नालायकों ये परचेज प्राइस है, लिखा है ना कॉस्टिंग, कॉस्टिंग मतलब परचेज प्राइस। वो कहता है जो गुड्स हमने सेल की वो हमने परचेज कितने में की थी 40,000 में, यानी कॉस्टिंग मतलब है परचेज प्राइस। लिख लो
ये गिवन है परचेज प्राइस, अंडरलाइन कर दो, लिखो परचेज। कहता है सोल्ड गुड्स, हमने जो गुड्स बेची हैं उसका परचेज प्राइस था 40,000। किसको बेची है? अनिल को। चेक से पेमेंट आई है एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट। हमने कितना प्रॉफिट कमाया? 25% प्रॉफिट कमाया। तो क्या प्रॉफिट निकाल लोगे? हाँ जी। आपके पास परचेज प्राइस भी है क्वेश्चन में 40,000, प्रॉफिट की परसेंटेज है, प्रॉफिट परचेज प्राइस भी है, प्रॉफिट भी है, क्या सेल प्राइस निकल जाएगा? हाँ जी। परचेज प्राइस में प्रॉफिट ऐड कर देना, आपका आ जाएगा सेल प्राइस। सेल प्राइस आ गया, बस फिर क्या है? सेल प्राइस के ऊपर ट्रेड डिस्काउंट लगाओ, न्यू सेल प्राइस आ जाएगा, और फिर जीएसटी, फिर कैश डिस्काउंट। देखो बच्चे, जनरली क्वेश्चन कैसे गिवन होता है? जनरली क्वेश्चन आपको सेल प्राइस गिवन होता है, फिर आपको ट्रेड डिस्काउंट गिवन होता है, फिर आपको जीएसटी गिवन होता है, फिर कैश डिस्काउंट गिवन होता है, हाँ ना। आप क्या करते हो? सेल प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर देते हो, न्यू सेल प्राइस आता है, उसके ऊपर जीएसटी लगाते हो, जो टोटल अमाउंट आता है उसमें जितना पैसा मिलता है उसके ऊपर कैश डिस्काउंट। इस क्वेश्चन में सेल प्राइस नहीं गिवन, नॉट गिवन, बल्कि गिवन क्या है? गिवन है परचेज प्राइस एंड प्रॉफिट। तो भैया क्या दिक्कत है? आप परचेज प्राइस में प्रॉफिट ऐड करो, ऐड करके आपके पास सेल प्राइस आ जाएगा, बाकी क्वेश्चन आपका सिंपल हो जाएगा। तो बेटा मैं बताता हूं, परचेज प्राइस कितना है आपका? कॉस्ट कितनी है? परचेज प्राइस है 40,000, प्रॉफिट कितना है? 25% ऑन कॉस्ट, दैट इज 25% ऑन कॉस्ट। कॉस्ट कितनी है? 40,000। ये आ गया 10,000 रुपए। कितना प्रॉफिट आ गया बच्चे? 10,000 रुपए। तो बेटा परचेज प्राइस प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेल प्राइस। समझ आ गया बच्चे? तो इस क्वेश्चन में सेल प्राइस नहीं गिवन था, मैंने निकाल लिया। सेल प्राइस कितना है? 50,000। ओके, अब ट्रेड डिस्काउंट कितना है? 20%। जीएसटी कितना है? 18%। कैश डिस्काउंट है 3 या 2%। समझ आ गई? बच्चे ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन। कहते सोल्ड गुड्स, जो हमने गुड्स सेल किए हैं उसकी कॉस्ट थी 40,000, यानी परचेज प्राइस है 40,000, और साथ में प्रॉफिट भी दे दिया 25%। तो परचेज प्राइस में प्रॉफिट ऐड किया, सेल प्राइस आ गया। सेल प्राइस आ गया, अब इसमें से ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दो, 10,000 ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दो, 20% कितना आ गया? 10,000। 50,000 का 20%, ये आ गया 40,000 न्यू सेल प्राइस। ठीक है बच्चे, एंट्री कर दो टू सेल। सेल कितने की बच्चे? मैंने 40,000 की, जीएसटी लगा दो उसके ऊपर, और जो पैसा आएगा उसके ऊपर डिस्काउंट लगा देना। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया। इलस्ट्रेशन 15 पॉइंट नंबर 3। वैसे तो ये एंट्री मैंने नहीं, अच्छा चलो एक मिनट रुक जाओ, उससे पहले इलस्ट्रेशन 15 पॉइंट नंबर 1। क्या कहते हैं बच्चे? वो विड्रॉ गुड्स फॉर पर्सनल यूज 5,000 से। ठीक है बच्चे, देखो वो कहते हैं हमने गुड्स परचेज की थी, परचेज प्राइस कितना है? 5,000 रुपए, सेल प्राइस 7,000। जब बच्चे मैंने परचेज की होगी, जब परचेज की होगी मैंने क्या एंट्री की होगी? परचेज अकाउंट डेबिट 5,000, इसके ऊपर जीएसटी लगा होगा, इनपुट जीएसटी लगा होगा बच्चे कितना? 18%, 18%, आई थिंक 900 रुपए टू कैश। बच्चे जब परचेज की होगी तब यही एंट्री की होगी। अब बच्चे जो मैं परचेज करता हूं मुझे इसको सेल करना होता है, हाँ है ना बच्चे? अगर मैं इस गुड्स को सेल करता तो सेल प्राइस कितना था? 7,000 रुपीज। 5,000 की परचेज की, अगर मैं सेल करता तो 7,000 का सेल करता, 7,000 का सेल करता। पर बच्चे मैं इसको सेल नहीं कर रहा, जो मैंने गुड्स परचेज की हैं वो मैंने विड्रॉ कर ली है फॉर पर्सनल यूज। गुड्स अपने आप घर पे ले गया पर्सनल यूज, दैट इज कॉल्ड ड्रॉइंग। तो बच्चे
इलस्ट्रेशन 15 पॉइंट नंबर ए, क्या एंट्री होगी? ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट। 2, जब बच्चे परचेज किया, परचेज आ गई, जब इस सामान को मैं घर ले गया तो मेरी परचेजेस कम हो गई। 2 परचेजेस कितने की कम हुई है? 5000 की परचेज की थी, 5000 से ही कम हो गई। इसके ऊपर परचेज कैंसिल कर रहा हूं तो उसके ऊपर जीएसटी भी कैंसिल होगा। इनपुट जीएसटी कितना? 900 रुपये। तो बच्चे मेरी ड्राइंग हो गई इतने की। ठीक है जी। बच्चों का क्वेश्चन है सर 7000 का क्या करना है? बेटा 7000 का कुछ नहीं करना। अगर हम सेल करते तो 7000 का सेल होता। अब सेल तो किया नहीं, 5000 की परचेज की, इसको अपने घर ले गया तो 5000 की परचेज कम हो गई, वो बन गई ड्राइंग्स। हाँ जी, इलस्ट्रेशन नंबर 15 पॉइंट नंबर 3 कहता, क्या कहता बेटा? ध्यान से, कहता अ चेक ऑफ 5000 रिसीव्ड फ्रॉम राजीव। बच्चे राजीव से पैसे लेने थे, उसने 5000 का चेक दे दिया। बाद में पता चला वो चेक डुप्लीकेट था, वो डिसऑनर हो गया। तो डिसऑनर की क्या एंट्री होती है? देखो बच्चे, जब मुझे चेक मिला होगा, मैंने राजीव से पैसे लेने थे, उसने चेक दे दिया, तो मैंने क्या एंट्री की होगी? मैंने एंट्री की होगी बैंक अकाउंट डेबिट कि भैया पैसे आ गए। और जो मेरी एसेट थी राजीव से पैसे लेने थे, जब उसने चेक दिया मैंने एसेट खत्म कर दी। ये कब की है? रिसीव्ड चेक, जब चेक रिसीव किया था। 2 दिन बाद बैंक का फोन आया कि भैया जो चेक था ना वो डुप्लीकेट चेक था, आपको पैसे नहीं मिलेंगे। तो भैया मैंने राजीव से पैसे अब लेने हैं दोबारा। क्यों? क्योंकि राजीव ने मुझे डुप्लीकेट चेक दे दिया। ठीक है, तो डिसऑनर की एंट्री, राजीव से पैसे लेने हैं दोबारा, तो क्या एंट्री कर दूंगा? राजीव अकाउंट डेबिट। 2, जो पैसे मेरे को बैंक ने दिए थे, बैंक ने वो पैसे वापस ले लिए। क्यों? क्योंकि चेक निकल गया डुप्लीकेट। हाँ है ना? तो बच्चे ये है डिसऑनर की एंट्री, ये वाली एंट्री करनी है आपने। ये सिर्फ समझाइए आपको। डिसऑनर की एंट्री याद करो, हमारी दोबारा से एसेट बन जाएगी। क्यों? हम राजीव को पहले खत्म कर चुके थे, अब दोबारा उससे पैसे लेने हैं, तो राजीव अकाउंट डेबिट टू बैंक, बैंक ने हमसे पैसे वापस ले ली। तो ये है डिसऑनर की एंट्री। रट्टा लगा लो, डिसऑनर की एंट्री डेटर टू बैंक। डाउट है किसी को लॉजिक में, पूछ सकते हो फोन करके, वैसे मैं आपको बता भी चुका हूं लॉजिक। इलस्ट्रेशन नंबर 16 पॉइंट नंबर 4। इलस्ट्रेशन नंबर 16 पॉइंट नंबर 4 कहता गुड्स कॉस्टिंग। चलो पहले पॉइंट नंबर 3 करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 16 पॉइंट नंबर 3, गुड्स अनइंश्योर्ड, गुड्स का इंश्योरेंस नहीं कराया। बच्चे मैंने 3000 की गुड्स खरीदी थी, इंश्योरेंस नहीं कराया, अनइंश्योर्ड। अब बच्चे जो मैंने गुड्स परचेज की थी उसमें आग लग गई। अब मुझे बताओ, जब इंश्योरेंस ही नहीं कराया तब क्या कोई इंश्योरेंस कंपनी मुझे पैसे देगी? कोई पैसे नहीं देगी। गुड्स 3000 का सामान खरीदा, उसमें लग गई आग, तो ये हो गया बच्चे लॉस। इलस्ट्रेशन 16 पॉइंट नंबर 3 क्या कहते हैं? गुड्स अनइंश्योर्ड ऑफ 3000 डिस्ट्रॉय बाय फायर। 3000 के गुड्स में आग लग गई, तो क्या एंट्री आएगी? लॉस हो गया मेरा, लॉस अकाउंट डेबिट। 2, जो मैंने परचेज की थी, आग लगने की वजह से वो खत्म हो गई, परचेज कम हो गई। 2 परचेज अकाउंट, कितने की? 3000 की। परचेज कैंसिल कर रहा हूं, क्या इसके ऊपर जीएसटी है? हाँ जी, नीचे देख लो बच्चे, जीएसटी दिया हुआ है हर ट्रांजैक्शन के ऊपर 9%। तो बच्चे इसके ऊपर जीएसटी भी कैंसिल करना होगा। टू इनपुट जीएसटी अकाउंट, परचेज कैंसिल तो उसके ऊपर लगने वाला जीएसटी भी कैंसिल। 9% ऑफ 3000 कितना हो जाएगा? 270 दो जीएसटी है। तो बच्चे टोटल मुझे कितना लॉस हो गया? मुझे लॉस हो गया 3540 का। ये है पॉइंट नंबर 3। क्या कहता है? जो गुड्स परचेज किए थे उसमें आग लग गई, आग लग गई मतलब लॉस, लॉस अकाउंट डेबिट। 2 परचेज अकाउंट, परचेज कम होगी, उसके ऊपर जीएसटी भी कैंसिल हो गया। अच्छा जी, अब करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 16 का पॉइंट नंबर 4। देखो जी, वो क्या बोलता है? कहता 1000 की गुड्स परचेज की थी, उसमें आग लग गई, पर
जो ये वाली गुड्स है ना, इनका इंश्योरेंस हो रखा था, हाँ या ना। तो बच्चे इंश्योरेंस कंपनी से पैसे लेने थे और इंश्योरेंस कंपनी ने पैसे दिए कितने, 800 रुपए। 1000 में आग लगी, पैसे दिए हैं 800। इसकी एंट्री क्या हो गई ये समझते हैं। पॉइंट पढ़ो, कहता गुड्स कॉस्टिंग 1000 डैमेज्ड बाय फायर, 1000 रुपए की गुड्स में आग लग गई, एंड इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड क्लेम ऑफ 800 एंड चेक इज रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। ओके बच्चे एक बात बताओ, जब मैंने गुड्स खरीदी थी और इसका इंश्योरेंस करा लिया, अब अगर आग लगेगी क्या मेरा लॉस होगा? नहीं, आग लगने से अब मेरा लॉस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अब इंश्योरेंस कंपनी से पैसे लेने हैं, इंश्योरेंस कंपनी मेरी एसेट बन जाएगी। तो बच्चे जब इंश्योरेंस नहीं होता तब लॉस होता है, अगर हमने इंश्योरेंस करा रखा है तो हो जाएगा इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट। इंश्योरेंस कंपनी से पैसे लेने हैं और मेरा गुड्स जल गई, परचेज हो गई कम, टू परचेज अकाउंट। कितने की बच्चे जल गई है? 1000 की। इसके ऊपर जीएसटी भी होगा, हाँ जी सर। जीएसटी कितना है? जीएसटी है इसके ऊपर कितने परसेंट? 9%, दैट इज 90। तो कितने पैसे लेने हैं? 11,800 रुपए। बच्चे फर्क समझ आया? पहले क्वेश्चन में इंश्योरेंस नहीं कराया था तो सारा चला गया था लॉस में, इस केस में इंश्योरेंस कराया है तो बाकी पैसे इंश्योरेंस कंपनी से लेने हैं, हाँ है ना, सारे पैसे इंश्योरेंस कंपनी से लेने हैं। ठीक है बच्चे, आइए देखते हैं। अब इंश्योरेंस कंपनी से 1180 रुपीज लेने हैं, पर इंश्योरेंस कंपनी ने दिए कितने? 800। तो बच्चे बैंक अकाउंट डेबिट कितने पैसे आ गए इंश्योरेंस कंपनी से? 800। लेने इतने थे, कम पैसे आए हैं तो बाकी हो गया लॉस। किसकी वजह से? फायर। बाकी बोलेंगे लॉस बाय फायर। 380 लॉस हो गया टू इंश्योरेंस कंपनी, एसेट हमारी खत्म हो गई, हाँ है ना। इंश्योरेंस कंपनी से इतने पैसे लेने थे, जितने पैसे दे दिए ठीक है, बाकी हो गया लॉस, वो लॉस में चला जाएगा टू इंश्योरेंस कंपनी। अच्छा जी, इसके बाद बच्चे एक पॉइंट है, पेड लैंडलॉर्ड 1500 फॉर रेंट। पेड लैंडलॉर्ड, देखो बच्चे लैंडलॉर्ड को रेंट पे करना है कितना? 1500। तो रेंट हमारा क्या है? खर्चा है। तो क्या एंट्री हो जाएगी? रेंट अकाउंट डेबिट 1500। बेटा क्वेश्चन के एंड में पढ़ो, उसने बोला हर एक ट्रांजैक्शन पे जीएसटी लगाना है। हाँ, अगर हमने बोला कि इस ट्रांजैक्शन पे जीएसटी मत लगाओ तो उसके ऊपर मत लगाओ, बाकी हर एक ट्रांजैक्शन के ऊपर लगाओ। तो बच्चे रेंट अकाउंट डेबिट 1500 का रेंट है, इसके ऊपर जीएसटी भी लगेगा। खर्चे के ऊपर कौन सा लगता है? इनपुट जीएसटी। कितने परसेंट है जीएसटी? वही 9%, दैट इज 135। 2 जीएसटी लग गए, टू कैश पे कर दिया, टोटल अमाउंट पे कर दिया बच्चे 1770 रुपीज। बच्चे गलती क्या करते हैं? वो रेंट टू कैश कर देते हैं, जीएसटी नहीं लगाते। बेटा जीएसटी लगेगा इसके ऊपर। इलस्ट्रेशन 17, सेकेंड एंट्री, पेड स्टैंप ड्यूटी बाय चेक। कितने की है? 90,000। ओके, पेड स्टैंप ड्यूटी बाय चेक। बच्चे क्या होता है स्टैंप ड्यूटी? बच्चे स्टैंप ड्यूटी एक ऐसा खर्चा है जो एसेट को रेडी टू यूज बनाने के लिए किया जाता है। तो अगर ये एसेट को रेडी टू यूज बनाने के लिए किया जाता है तो ये एसेट की कॉस्ट में ही ऐड हो जाएगा। सर क्या मतलब? देखो बच्चे, होता क्या है स्टैंप ड्यूटी, आपने कोई बिल्डिंग परचेज की, ठीक है बेटा, आपको उस बिल्डिंग की रजिस्ट्री करानी पड़ती है। रजिस्ट्री मतलब आपको वो बिल्डिंग अपने नाम पे करानी है, हाँ ना। जब तक रजिस्ट्री आपके नाम पर ना हो आप उस बिल्डिंग को यूज नहीं कर सकते, उस बिल्डिंग पे आपका कोई हक नहीं है। तो बच्चे जब हम बिल्डिंग को अपने नाम कराते हैं या बिल्डिंग की रजिस्ट्री कराते हैं तो हमें गवर्नमेंट को कुछ पैसे पे करने होते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टैंप ड्यूटी। तो बच्चे स्टैंप ड्यूटी क्या है? रजिस्ट्री कराने के पैसे।
स्टैंप ड्यूटी मतलब बिल्डिंग की रजिस्ट्री कराने के पैसे। तो बच्चे जब तक हम रजिस्ट्री नहीं कराएंगे, स्टैंप ड्यूटी नहीं कराएंगे, हम बिल्डिंग को यूज नहीं कर सकते। तो ये रजिस्ट्री कराने का जो खर्चा है, स्टैंप ड्यूटी का खर्चा है, ये कौन सा खर्चा है? ये बिल्डिंग को यूज करने के लिए जो खर्चा कर रहे हैं वो है। तो बिल्डिंग को रेडी टू यूज बनाने के लिए किया गया खर्चा है, इसलिए ये बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। इसकी एंट्री होगी बिल्डिंग टू बैंक, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 90,000 रुपीज। समझ आ गई बच्चे? कुछ बच्चे करते हैं स्टैंप ड्यूटी टू बैंक। बच्चे स्टैंप ड्यूटी में नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि ये एसेट को रेडी टू यूज बनाने का खर्चा है, इसलिए बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बच्चे इलस्ट्रेशन 17 पॉइंट नंबर लास्ट May 15, वो कहता है पेड फॉर ब्रिक्स, ब्रिक के पैसे दिए, इंटों के, सीमेंट, कंस्ट्रक्शन, इंस्टॉलेशन। क्या कहता है बच्चे? वो कहता है पेड फॉर ब्रिक्स, सीमेंट टू कंस्ट्रक्शन फाउंडेशन टू इंस्टॉल मशीनरी। बच्चे वो कहता है मशीनरी को इंस्टॉल करने के, मशीनरी को बनाने के, कंस्ट्रक्ट करने के ना, मशीनरी को कहता है मशीनरी को इंस्टॉल करने के लिए कुछ खर्चा हुआ, ब्रिक्स, सीमेंट एक्सेट्रा का। तो ये रेडी टू यूज बनाने के लिए किया है, ये सारा का सारा मशीनरी की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। इलस्ट्रेशन नंबर 18, इलस्ट्रेशन नंबर 18 बच्चों को डाउट है पॉइंट नंबर 2 में। आइए देखते हैं। कहता है सप्लाइड गुड्स, मतलब गुड्स को सेल किया, हमने गुड्स को सेल किया, कॉस्टिंग 6,000। ये क्या है कॉस्टिंग? ये सेल प्राइस नहीं है बच्चे, ये परचेज प्राइस है, लिख लो। वो कहता है सेल गुड्स या सप्लाई गुड्स, जो गुड्स हम सेल कर रहे हैं हमें उसकी कॉस्ट कितनी पड़ी? 6,000। हमने मोहन को सेल कर दी बच्चे। इशूड इनवॉइस एट 10% अबव कॉस्ट। ये 10% अबव कॉस्ट क्या है? मार्क कर लो, दैट इज प्रॉफिट। वो कहता है 6,000 की हमें पड़ी, हमने 10% ज्यादा में सेल कर दी, तो 10% इज अ प्रॉफिट। तो बच्चे परचेज प्राइस 6,000, प्रॉफिट है 10%, यहां से निकल जाएगा सेल प्राइस, बाकी क्वेश्चन आपका सिंपल हो जाएगा। इलस्ट्रेशन 18 पॉइंट नंबर 4 ये मैं करा चुका हूं आपको। इलस्ट्रेशन 18 पॉइंट नंबर 5 ये पेंडिंग है, ये नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। सारे बच्चे इलस्ट्रेशन 19 पॉइंट नंबर 6 निकालिए फटाफट। इलस्ट्रेशन 19 पॉइंट नंबर 6 आज की क्लास का लास्ट पॉइंट। बच्चे क्या बोलता है? बच्चे एक बात बताओ, जब हम मशीनरी परचेज करते हैं तो क्या एंट्री करते हैं? मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मशीन आ गई, कैश चला गया। बेटा जब मैं मशीन परचेज कर रहा हूं तो मशीन आ गई, कैश चला गया, क्या एंट्री हो जाएगी? मशीन टू कैश। अच्छा सपोज करो बच्चे मैंने क्या किया, एक नई मशीन खरीदी और बदले में कैश नहीं दिया, बदले में फर्नीचर दे दिया। मशीन ली, फर्नीचर दे दिया, क्या एंट्री होगी? मशीन आ गई, मशीन अकाउंट डेबिट, फर्नीचर चला गया टू फर्नीचर अकाउंट। हाँ जी सर समझ आती है बात। अच्छा एक और एंट्री हो सकती है बच्चे, मैंने एक नई मशीन खरीदी, ओल्ड मशीन दे दी बदले में, तो क्या एंट्री होगी? न्यू मशीन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड मशीन। नई मशीन आ गई, ओल्ड मशीन चली गई। अच्छा एक और पॉइंट, सपोज करो ऐसे कहते हैं, एक हमने मशीनरी परचेज की 2 लाख की। बच्चे 2 लाख की एक न्यू मशीनरी परचेज की, बदले में एक ओल्ड मशीनरी दी जिसकी वैल्यू 1.5 लाख थी, और बैलेंस अमाउंट बैंक के थ्रू, चेक के थ्रू पे कर दिया, क्या एंट्री होगी? मशीन अकाउंट डेबिट। मशीन कितने खरीदी? 2 लाख की, ओल्ड मशीन दे दी, चली गई टू ओल्ड मशीन, कितने की दी बच्चे? 1.5 लाख की।
वो क्या बोलता है, बैलेंस बाय बैंक अकाउंट। कितना पैसा और देना है, 2 लाख देना है, 1.5 लाख की मशीनरी दे दी, कितना बचा, 50,000। जो बैलेंस बचा वो हमने बैंक के थ्रू दे दिया टू बैंक अकाउंट। हाँ जी सर। आइए बच्चे, इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस है आपका इलस्ट्रेशन नंबर 15, इलस्ट्रेशन नंबर 19, पॉइंट नंबर 6। A new machine of 2,40,000 was purchased from Machine Tools Limited, Delhi, in exchange of an old machine. नई मशीन ली, बदले में ओल्ड मशीन दे दी, साथ में कुछ पैसे भी दिए। He gave a check of rupees 1 lakh from his saving account. हमने अपने पर्सनल अकाउंट से 1 लाख रुपए दे दिए, दैट इज पर्सनल अकाउंट मतलब कैपिटल। एंड अगर उसके बाद भी कुछ बैलेंस बचा वो हमने फर्म के बैंक अकाउंट से पे कर दिए। क्या क्वेश्चन में जीएसटी है, लास्ट में पढ़ो। सीजीएसटी, एसजीएसटी 9%, ईच इंटरस्टेट इंट्रास्टेट सेल परचेज पे लगेगा। ठीक है सर। आइए बच्चे इस पॉइंट को करते हैं। अच्छा बच्चे मुझे बताओ, बेटा मुझे बताओ, ये जो ट्रांजैक्शन है ये विद इन स्टेट है या आउटसाइड? बच्चे कोलकाता के हम बुक्स बना रहे हैं और जो हम मशीन परचेज कर रहे हैं वो दिल्ली से कर रहे हैं, यानी इंटर स्टेट, एक स्टेट से दूसरी स्टेट, ये इंटर स्टेट है, इस पे आईजीएसटी लगेगा। तो मशीन कितने की परचेज की? इलस्ट्रेशन नंबर 19, पॉइंट नंबर 6, न्यू मशीन परचेज की, तो आ जाएगा मशीन अकाउंट डेबिट 2,40,000। इसके ऊपर जीएसटी लगेगा, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट। कितना देना जी? जीएसटी है हमारा 18%, दैट इज 43,200। बच्चे हमने इतने पैसे देने हैं, अब हमने दिया क्या, बदले में एक ओल्ड मशीन दे दी, टू ओल्ड मशीन अकाउंट। कितने की है ओल्ड मशीन? वो ओल्ड मशीन है बच्चे 50,000 की। मशीन सेल कर रहे हैं मतलब इसके ऊपर जीएसटी लगेगा, टू आउटपुट जीएसटी अकाउंट 900। ठीक है जी, इतने पैसे देने हैं, अभी इतने ही दिए हैं। वो क्या आगे क्या बोलता है, कहता ही गेव अ चेक ऑफ 1 लाख फ्रॉम हिज सेविंग अकाउंट। 1 लाख रुपए हम सेविंग अकाउंट से दे रहे हैं। सेविंग अकाउंट मतलब पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट से दे रहे हैं मतलब बच्चे कैपिटल, टू कैपिटल। कितना बेटा? 1 लाख। एंड बैलेंस फ्रॉम फर्म्स बैंक अकाउंट, कहता जो भी बैलेंस बचता है वो हमने फर्म के बैंक अकाउंट से पे कर दिया, टू बैंक अकाउंट। कितना देना था? हमने टोटल देना था उसको 2,83,200। ये पैसे देने थे, 5,900 तो मशीनरी में से दे दिए, 1 लाख कैपिटल से दे दिए। कितना बचा? ये बचेगा 1,24,200। जो ये बच गया ये हमने बैंक से पे कर दिया, 1,24,200। आई होप ये एंट्री भी आपको समझ आई है। बेटा आज की क्लास में इतना ही। एक आपका रह गया इसमें इलस्ट्रेशन 18 पॉइंट नंबर 5, उसके बाद इलस्ट्रेशन 20 मार्च 7 की एंट्री। इसके अलावा कुछ नहीं है, सिर्फ 2 पार्ट्स कराने हैं। सारे इलस्ट्रेशन मेरी तरफ से हो गए। इसके बाद भी कोई डाउट है तो कॉल करना। और बच्चे आज का होमवर्क सुनो अपना। आपको बैक क्वेश्चन करने हैं, बैक क्वेश्चन नंबर 11, 12, चलो 11 से लेके 29 तक। बैक क्वेश्चन नंबर 11 पेज नंबर 8.72 से लेके 8.76 तक, 29 तक सारे क्वेश्चन कर लेने हैं। जिन बच्चों ने लाइव क्लास में कर लिए हैं उनको करने की नीड नहीं है, पर जिन्होंने अभी तक नहीं किए उनको करने हैं। बैक क्वेश्चन 11 to 29 सारे कर लेने हैं। कल मैं उसके डाउट लूंगा और खत्म कर दूंगा क्लास। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।